नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक चुनाव में इस समय बजरंग दल के मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। दरअसल कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में दावा किया है कि वह सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा देगी। वहीं कांग्रेस ने भी अपना दांव चल दिया है। कल गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने कहा कि पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य भर में हनुमान मंदिर बनवाएगी। इस बीच खबर है कि हिमाचल प्रदेश के शिमला नगर निगम चुनाव में जीत के बाद के जश्न में भी कांग्रेस ने इसका इफेक्ट दिखाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने शिमला नगर निगम में जीते सभी कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ भगवान बजरंगबली के दर्शन करने की तस्वीर शेयर की। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि कर्नाटक में बजरंग दल विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी के शिमला नगर पालिका चुनाव के सभी विजयी उम्मीदवार शिमला के जाखू शिखर पर बजरंगबली के दर्शन करने गए। बता दें कि कांग्रेस ने 34 सदस्यीय शिमला नगर निगम के चुनाव में 24 सीटें जीती हैं। वहीं इसके मुकाबले में बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें हासिल हुई तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिमला नगर निगम में अपनी पार्टी की जीत पर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए गुरुवार को कहा कि शिमला ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है और अब कर्नाटक की बारी है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि शिमला के नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत के लिए प्रदेश के हमारे सभी बब्बर शेर कार्यकर्ताओं, नेताओं, सदस्यों को बहुत बधाई। हिमाचल सरकार ने लोगों को दी गारंटी पूरी कर वादा निभाया, तभी शिमला ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। अब कर्नाटक में 5 गारंटी की बारी है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इसे ऐतिहासिक जीत बताया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जीत कांग्रेस की नीतियों एवं जनता के प्रति समर्पण की जीत है। इस भरोसे के लिए हम शिमला की जनता का धन्यवाद करते हैं। कड़ी मेहनत करने वाले सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मेरी शुभकामनाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों और पुलिस के बीच बुधवार रात हुई झड़प को लेकर गुरुवार को प्रदर्शनकारी पहलवानों ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस बृजभूषण सिंह के लिए काम कर रही है। प्रदर्शनकारी पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से बृजभूषण सिंह के इस्तीफे देने और उनकी गिरफ्तारी तक हम जंतर मंतर पर ही रहेंगे। वहीं पहलवान विनेश फोगाट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो किया है हम उसके शुक्रगुजार हैं। शीर्ष अदालत में आज हमारी सुनवाई थी। कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है हम उसका पालन करेंगे। अदालत ने कहा है कि हम आगे दिल्ली हाई कोर्ट सहित बाकी के रास्ते हैं जहां जा सकते हैं। फोगाट ने आगे कहा कि हमारे समर्थन में आने वाले कई लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। उन्हें जल्द रिहा किया जाए। अगर उन लोगों को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों की याचिका पर कल गुरुवार को सुनवाई बंद कर दी है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता एफआईआर की मांग यहां लेकर आए थे, वह दर्ज हो चुकी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। शिकायतकर्ताओं को सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जा चुकी है, इसलिए अब इस मामले को यहां लंबित रखना जरूरी नहीं है। इस मामले से जुड़ी कोई भी बात निचली अदालत या हाई कोर्ट में रखी जा सकती है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। ममता बनर्जी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से बीजेपी के पतन की शुरुआत होती है तो मुझे खुशी होगी। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र से बीजेपी के सत्ता से बाहर जाते ही लोगों को उनकी लूट के बारे में पता चलेगा और बीजेपी जितनी जल्दी सत्ता से बाहर होगी देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लोगों को बीजेपी को वोट ना देकर अपनी पसंद की किसी अन्य पार्टी को वोट देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने हिंदू धर्म में आध्यात्मिकता को नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारी पहलवानों के बीच जंतर मंतर पर हुई झड़प को लेकर आश्चर्य जताते हुए कहा कि प्रदर्शनकारी पहलवानों पर कल रात नई दिल्ली में पुलिस ने हमला किया। कितनी केंद्रीय टीम वहां भेजी गई है? बीजेपी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। मणिपुर में स्थिति आए दिन बिगड़ती जा रही है। बता दें बुधवार को आदिवासियों के प्रदर्शन के दौरान यहां हिंसा भी हुई थी, जिसके बाद 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसाग्रस्त इलाकों में धारा 144 लागू है। साथ ही पूरे राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। दरअसल ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने बुधवार को आदिवासी एकजुटता मार्च बुलाया था। इसी दौरान आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों में झड़प हो गई। बता दें आदिवासी समुदाय उस मांग का विरोध कर रहा है जिसमें गैर आदिवासी मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मैतेई समुदाय की मांग पर विचार किया जाए
4 महीने के भीतर केंद्र को इसका सुझाव भेजने को कहा गया है। इसी आदेश के बाद आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा शुरू हो गई। जगह जगह आगजनी और हिंसा की खबर है। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। अब आर्मी और असम राइफल्स की 55 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। वहीं मणिपुर में हो रही इस हिंसा को देखते हुए सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। मणिपुर में हो रही हिंसा पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चिंता जाहिर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि मणिपुर में तेजी से बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर काफी चिंतित हूँ। प्रधानमंत्री को शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने पर ध्यान देना चाहिए। मैं मणिपुर के लोगों से शांत रहने का आग्रह करता हूँ। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सेना के प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि अब तक 7,500 से ज्यादा लोगों को हिंसा प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। साथ ही कई और लोगों को भी सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम जारी है। उन्होंने ये भी बताया कि बीती रात को सेना और असम राइफल्स को बुलाया गया था, जिसके बाद राज्य पुलिस के साथ मिलकर हिंसा पर काबू पा लिया गया है। मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मणिपुर में जो हुआ वह वास्तव में दुखद है। मणिपुर के विविध समाज के सभी वर्ग नाखुश हैं, आग की लपटों में हैं, युवा असंतुष्ट हैं, आदिवासी असंतुष्ट हैं, गैर आदिवासी समुदाय भी असंतुष्ट है। यह लोगों की जनादेश के साथ विश्वासघात है। कांग्रेस महासचिव ने पूर्वोत्तर राज्य में शांति, सामान्य स्थिति और शांति बहाल करने के लिए कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान किया। अपने बयान के साथ एक ट्वीट में जयराम रमेश ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार की हकीकत, राज्य में आग लगा दो, केंद्र में चुप रहो। बीजेपी की सरकार बनने के 15 महीने से भी कम समय में पूरे राज्य में मणिपुर आग की लपटों में है, लेकिन गृह मंत्री शाह और क्राय पीएम मोदी कर्नाटक में चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। मणिपुर में भड़की हिंसा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए आरोप लगाया कि मणिपुर में इस स्थिति के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि मणिपुर जल रहा है, बीजेपी ने समुदायों के बीच दरार पैदा कर दी है और एक सुंदर राज्य की शांति को नष्ट कर दिया है। बीजेपी की नफरत, विभाजन और सत्ता के लालच की राजनीति इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार है। हम सभी पक्षों के लोगों से संयम बरतने और शांति को एक मौका देने की अपील करते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एससीओ समिट में भाग लेने के लिए भारत के गोवा पहुंच चुके हैं, लेकिन बिलावल की भारत यात्रा को लेकर पाकिस्तान में बवाल हो रहा है। जहां एक तरफ बिलावल की भारत यात्रा को लेकर पाकिस्तान में एक पक्ष उन्हें कोस रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष बिलावल के भारत जाने का समर्थन भी कर रहा है। बिलावल की भारत यात्रा पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी में ही दो फाड़ हो गई हैं। इमरान की पार्टी तहरीके इंसाफ का एक पक्ष बिलावल की यात्रा पर उन्हें कोस रहा है, तो वहीं दूसरा पक्ष उनकी भारत यात्रा का समर्थन कर रहा है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेता और इमरान खान के करीबी नेता फवाद चौधरी ने ट्वीट कर पीएम मोदी के खिलाफ जहां जहर उगला है, वहीं दूसरी ओर फवाद ने आरोप लगाया है कि बिलावल की यह यात्रा कश्मीरी और भारत के मुसलमानों का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की विदेश नीति मर गई। वहीं पार्टी के दूसरे नेता और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान एससीओ का सदस्य है और बिलावल की भारत यात्रा में कोई हर्ज नहीं है। हमें एससीओ का इस्तेमाल क्षेत्र की बेहतरी के लिए करना चाहिए। आईपीएल 2023 का 47वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। इस मैच में केकेआर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद को जीतने के लिए 172 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे हैदराबाद की टीम हासिल नहीं कर पाई और उसे हार का सामना करना पड़ा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।